हाँ दोस्तों, तो क्या आप हो गए हैं केमिस्ट्री से परेशान? क्या आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ने कंफ्यूज कर दिया है? कोई बात नहीं, करने दो कंफ्यूज, हम करेंगे इसको क्लियर। देखो बिल्कुल पढ़ाते हैं आपको बेसिक से। दावा है आज के बाद कभी परेशान नहीं करेगा। एक एक चीज को मैं यहाँ क्लियर करूंगा, एक एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। सो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देख लेते हैं। लक्ष्य को अगर पाना है तो धैर्य रखो और नॉट ओनली पेशेंस, इसके साथ साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। अगर आप धैर्य रखोगे, अभ्यास नहीं करोगे, देन यू डोंट गेट सक्सेस। ओके, चलो ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर जो फिजिकल चेंज होता है, जो केमिकल चेंज होता है, वो कैसे होता है। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, आइए समझते हैं। फिजिकल चेंज क्या है, सबसे पहले हम बात करें फिजिकल चेंज क्या है। तो ये क्या कहता है कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो परमानेंट नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि इस दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी फिजिकल चेंज के अंदर ऐसे चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी चेंज परमानेंट नहीं हो सकता है। मतलब अगर एक बार कोई चीज चला गया, अपने फॉर्म को बदल दिया, तो वह अपने दोबारा उस फॉर्म में वापस आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल परमानेंट चेंज हो गया। आई बात समझ में। दूसरा अगर बात करें फिजिकल चेंज के बारे में, तो ये क्या कहता है कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो वहां पे कोई नया सबस्टांस फॉर्म्ड नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल सपोज करो कि तुमने एक रबड़ लिया, उसको स्टिचिंग की, तुमने उसको खींचा, खींचने के बाद क्या हुआ कि उस रबड़ का साइज एक्चुअल साइज से बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही तुमने अपना फोर्स उस पर से हटाया, फिर से क्या हुआ, अपने पहले वाले फॉर्म में वापस आ गया। तो यहां कोई नया सबस्टांस बना क्या? यस और नो? नो, नहीं बना। तो हम क्या कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सबस्टांस फॉर्म्ड नहीं होता है। मतलब क्या कि यहां पे जो चेंज होगा वह सिर्फ एक टेम्पररी चेंज है। ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में अगर देखोगे तो क्या समझोगे कि फिजिकल चेंज के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम इसके आगे वाले टॉपिक में अभी समझेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो आगे बढ़ो। क्या बताया मैंने कि फिजिकल रिएक्ट जहां भी होगा, फिजिकल चेंज जहां भी होगा, वहां किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। मतलब वहां पे दो और दो सब्सटेंसेसों के बीच के अंदर कोई डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होगा, कोई डिफिनिट कंपोजिशन नहीं होगा, वहां कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, और ना ही केमिकल रिएक्शन के इन्वॉल्व होने के बाद वहां कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर एक आइस मेल्ट कर गया, वाटर बन गया, अब ऐसा नहीं है तुम उस वाटर से फिर से आइस बना सकते हो। मतलब क्या है कि एक बार आइस मेल्ट कर गया तो फिर उस आइस को तुम कंडेंस कर सकते हो, फिर उस आइस को तुम ले करके और क्या कह सकते हो उसको, तुम अगर आइस है तो आइस से वाटर बना लिए तो फिर तुम वाटर से आइस बना सकते हो। मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो चेंज है, यहाँ पे जो चेंज हुआ वो परमानेंट नहीं रहा, वो एक टेम्परेरी रहा। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, आप लोग हमेशा दिवाली वगैरह टाइम में से खेलते भी होंगे जब छोटे होंगे। क्या करते हैं आप लोग दिवाली के अंदर, जब हम लोग कैंडल जलाते हैं, जब वो पिघल के मोम बन जाता है, फिर आप लोग उस मोम को लेके उसमें रबड़ डाल के फिर से उसको यूज कर लेते हैं। वो क्या है? वो एक फिजिकल चेंज है जो आपको पहले पता नहीं था, अभी पता होगा। इसके अलावा देखोगे तो चेंज इन कलर, किसी चीज़ के कलर में चेंज होना, किसी चीज़ के कलर यानी जो भी कलर वगैरह होते हैं कि क्या कह सकते हैं उसको, कलर में चेंज होना, टेम्परेचर का बदलना, डेंसिटी का बदलना, ये सब का सब फिजिकल चेंज है। मतलब डेंसिटी घट सकती है, बढ़ सकती है, टेम्परेचर घट सकता है, बढ़ सकता है, कलर बदल सकता है, ये सब के सब क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, आपकी बहुत बार एग्जाम में इस डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि पूछ देता है कि डेंसिटी इज केमिकल और फिजिकल चेंज, तो क्या बताओगे? जल्दी बोलो। गुड, क्या बताओगे? डेंसिटी जो है एक फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि यह इंक्रीज डिक्रीज करते रहती है। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लो, फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज एक परमानेंट चेंज नहीं है, टेम्पररी चेंज है। फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सबस्टेंस फॉर्म्ड नहीं होता, फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, याद रखना। इसके अलावा इसका बड़ा भाई अभी आएगा जिसका नाम है केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज क्या होता है? ये कौन सी बला है भाई? तो समझते हैं कौन सी बला है। केमिकल चेंज क्या है? यह एक परमानेंट चेंज होता है, चेंज दैट विल बी परमानेंट। मतलब एक बार चला गया, एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। सुने हो ना, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के,
तो ये बिल्कुल वही वाला चांद है। एक बार ये चांद अपने फॉर्म को छोड़ के चला गया, वापस नहीं आएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट चेंज होता है। रीजन क्या है परमानेंट चेंज होने का? तो याद समझना, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इस चेंज के अंदर नया सब्सटेंस बनता है। नया सब्सटेंस कब बनता है? तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, और जब भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा नया सब्सटेंस बनेगा, और नया सब्सटेंस जो बनेगा वो कौन सा चेंज होगा? वो केमिकल चेंज होगा। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कंबशन, किसी चीज को तुमने जला दिया, कभी वापस नहीं आएगा। सपोज करो कि तुमने कंबशन कर दिया वुड का, लकड़ी को तुम जला के तुमने राख बना दिया, कितना हो चिल्लाओगे, रोलोगे, लेकिन कभी भी वो राख फिर लकड़ी नहीं बनेगी। याद रखना। रेस्पिरेशन मतलब तुमने जो खाना खाया वो खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद उस खाने से क्या हुई? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वहां से क्या हुआ? एनर्जी बाहर आई। अब तुम सोचोगे कि उस एनर्जी को मैं फिर से कन्वर्ट कर लूं जो खाना खाया था उस फॉर्म में, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन जो है एक केमिकल चेंज है। एक बार रेस्पिरेशन के अंदर फूड अपने फॉर्म को बदल के किसी और फॉर्म में गया तो कभी भी उस फॉर्म को बदल के अपने इनिशियल फॉर्म में नहीं आएगा। याद रखना। इसके अलावा एसिड, बेस, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करो, क्या बनाता है? स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, बताओ, जल्दी बताओ, सोचो क्या बनाएगा? तो जब एसिड बेस का रिएक्शन आपस में करते हैं तो सॉल्ट बनाता है, और कभी भी तुम सॉल्ट को तोड़ के फिर एसिड बेस नहीं बना पाओगे। याद रखना। मतलब एसिड बेस का रिएक्शन करना ये क्या है? दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, इसके अलावा क्या है? फोटोसिंथेसिस। तुम सबने पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार से जो ग्रीन प्लांट होता है वो क्या करता है? एक प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है। उस जिस प्रोसेस से वो फूड प्रिपेयर करता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस। अब मैं इसको पूरा एलोबरेट करके बताऊंगा कब, जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं यार? केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज, सब्सटेंस, नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे। नोट डाउन कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो समझते हैं। ओहो, आ गई शायरी। एक क्या इश्क है? इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो, पूरा हुआ तो फिर बर्बाद हो जाओगे, है कि नहीं? ओके, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या कह रहा है? केमिकल रिएक्शन कंफ्यूज कर दिया वे। ओके, कोई बात नहीं, डोंट फील डार्लिंग्स, योर संजी सर हियर। कोई बात नहीं बच्चों, मैं यहाँ हूँ, आपको समझाऊंगा केमिकल रिएक्शन क्या है। अभी पढ़े हो केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो मैंने क्या पढ़े अभी? ओहो सर भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार पीछे जाओ बैक में और जाके वीडियो देखो, समझ में आएगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समझते हैं इसको। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस बाय विच केमिकल्स इंट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से और क्या बनाते हैं? नए केमिकल्स बनाते हैं। कैसे? डिफरेंट कंपोजिशन के साथ, डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद एक नया केमिकल्स बनाते हैं, जिस केमिकल्स की प्रॉपर्टी बने हुए केमिकल की प्रॉपर्टी से क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। एज इट ओके? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या केमिकल रिएक्शन पे? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। मैंने क्या बताया? दो अलग अलग चीजों को लो, दो अलग अलग केमिकल्स को आपस में लो, दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराओ, कंबाइन कराओ, रिएक्शन करो, आपस में मिलाओ। उन दोनों के मिलाने से एक नया बन गया। तो जो नया बना, यानी कि जो नया सब्सटेंस बना, नया केमिकल्स बना, वो जिस प्रोसेस से बना, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज करो कि तुमने एक ले लिया कंटेनर, इसमें तुमने एक सब्सटेंस डाल दिया जिस सब्सटेंस का नाम है ए, या सपोज करो तुमने कोई केमिकल्स डाल दिया उसका नाम है ए। इधर तुमने क्या किया? एक और इसमें केमिकल्स को ऐड कर दिया जिसका नाम है बी। अब इसके अंदर इस केमिकल ए और बी के अंदर क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। मतलब ए और बी आपस में क्या किए? इंटरेक्ट किए। ए प्लस बी आपस में क्या किए? इंटरेक्ट किए। तो इन दोनों के इंटरेक्शन होने के बाद यहां से एक नया केमिकल बाहर आया जिस केमिकल का नाम हुआ ए बी। मतलब कौन सा केमिकल बाहर आया? ए और बी आया।
तो यानी कि जिस प्रोसेस से ए प्लस बी के इंटरेक्शन से ए बी बना, दैट प्रोसेस विल कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और जिन दो केमिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिन दो केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। और आफ्टर दिस प्रोसेस जो सबस्टेंस फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। आप कहोगे सर, अभी बहुत सारे बच्चों के जो खुरापाती होंगे उनके दिमाग में आ रहा होगा, तुमने देखा होगा जैसे मारपीट कहीं झगड़ा होता है तो वहाँ भी एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका प्रोडक्ट नाम होता है FIR। सुने हो ना कि जब झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में तो उनमें मारपीट होगा, फिर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज FIR। वो केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। वो कभी मत समझना कि हमेशा दो के बीच में इंटरेक्शन हुआ, नया कुछ बन गया तो केमिकल रिएक्शन नहीं। केमिकल्स के बीच में जब रिएक्शन हुआ, कोई नया सबस्टेंस फॉर्म्ड हुआ, तो बोलोगे कि वहां क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया वो रिएक्टेंट कहलाया, जो प्रोडक्ट बना मतलब आफ्टर दिस प्रोसेस जो बना वो प्रोडक्ट कहलाया। कोई पूछे रिएक्टेंट क्या होता है तो क्या बताओगे? बता सकते हो कि दोज हु पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट किया वो क्या कहलाया? वो रिएक्टेंट कहलाया। प्रोडक्ट क्या हुआ? मतलब कि आफ्टर रिएक्शन, जब तुमने क्या किया? रिएक्शन कराया, आफ्टर रिएक्शन न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे? उस सब्सटेंस को बोलोगे प्रोडक्ट। इज इट ओके? कोई डाउट है क्या यहां तक? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और केमिकल रिएक्शन को। अच्छा, ये आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें हम ऐसे समझते हैं, ध्यान दो। अभी केमिकल रिएक्शन में जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा हम रियल टाइप एग्जांपल समझ लें। जैसे कैसे कह सकते हो कि सपोज करो कि क्या होता है कि हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ किसके साथ बाबू? तो ये तुम्हारा रिएक्ट करेगा किसके साथ? ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन। मतलब क्या कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बनाता है? ये टू फॉर्म H2, नॉट H2 मत बोलो, इसको तुम ऐसे लिखो, वाटर, फॉर्म वाटर। मतलब क्या देखे तुम एग्जांपल कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? ये बनाता है वाटर बनाता है। अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। मतलब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और जब हम इसी केमिकल रिएक्शन को इन सबको जब हम इनके फॉर्मूला और सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, देन यू कैन से इट्स बिकम व्हाट? केमिकल इक्वेशन। हम पढ़ेंगे आगे, पहले ये समझ लो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है। ये दैट इज योर रियल टाइप एग्जांपल। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कराएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक केमिकल हुआ, ऑक्सीजन एक केमिकल हुआ, आपस में क्या किया? इंटरेक्ट किया, एक नया प्रोडक्ट बना जिस प्रोडक्ट नाम क्या हुआ? वाटर हुआ। ये प्रोसेस क्या कराएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ओके, पढ़ते हैं। अब क्या कराइए हम? अच्छा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन डाल दिए तुम लोग हो। चलो हम कैसे मानेंगे भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है? ओके, कोई बात नहीं, समझाते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे मानोगे कि हुआ है। तुम कैसे पहचानोगे कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ध्यान समझो कि व्हाइल केमिकल रिएक्शन सम चेंज, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां क्या होता है? कुछ चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? वहां कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर चेंज इन कलर। मतलब केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे कलर चेंज होता है, कलर चेंज हो सकता है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ सकता है, वहां पे क्या होता है? स्टेट बदल सकता है। मतलब कि तुमने जो रिएक्टेंट में लिया है, जिन केमिकल्स को लिया है, वो केमिकल्स में भी हो सकता है कि वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वो जो प्रोडक्ट बनाए तो में भी हो सकता है कि सॉलिड बना दे, लिक्विड बना दे या गैस बना दे। मतलब कि वो अपने स्टेट को बदल देगा, स्टेट भी बदल सकता है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन जहां होता है वहां और क्या हो सकता है? तो वहां हो सकता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। क्या फॉर्म हो जाए?
पर्सिपिटेट। अब पर्सिपिटेट क्या होता है थोड़ा समझते, कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? आओ हो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझ लो। जैसे में अगर बेटा तुम रिएक्शन करवाओगे CaCO3, सबको पता है ना इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जब तुम इसका रिएक्शन करवाओगे H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाता है पता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा बना लेता है CaSO4 प्लस और क्या, CO2 प्लस H2O। आई बात समझ में? ये क्या बना लेता है? CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। मतलब क्या हुआ कि पर्सिपिटेट के फॉर्म में तुम्हारा ये जमा हो जाएगा नीचे। आई बात समझ में? ये जो वाटर होगा उस कंटेनर में वाटर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, जो बच गया वो तुम्हारा क्या बच गया, यानी कि तुम्हारा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का पर्सिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। अगर पर्सिपिटेट नहीं समझ में आता है तो छोटे से एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि तुमने पानी ले लिया एक बर्तन, उसमें तुमने मिट्टी डाल दी, उसको पूरे तरीके से तुमने उसको आपस में घुलाया, लेकिन कुछ देर बाद तुम क्या देखते हो कि पानी साला चला गया ऊपर और पूरा मिट्टी जो है दही की तरह नीचे बैठ गया है। जो नीचे की तरह जो दही की तरह बैठा हुआ है ना मिट्टी, उस मिट्टी को तुम कह सकते हो कि पर्सिपिटेट के फॉर्म में बैठा हुआ है। मतलब यू का जस्ट यू इमेजिंग कि वो क्या बन सकता है, वो पर्सिपिटेट हो सकता है। अगर वो कोई केमिकल रिएक्शन होता तो जो दही की तरह मिट्टी जमा हुआ था वो एक पर्सिपिटेट हो सकता है। इज इट ओके? चलो, इसके अलावा क्या हो सकता है? इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैस इवेल्युएट हो सकता है, मतलब गैस वहां से बाहर निकल सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके, इसको सही कर लेना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेकिंग है थोड़ा बहुत, इसको सही कर लेना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके। केमिकल रिएक्शन, अभी मैंने बताया था ना केमिकल रिएक्शन में कि मैं बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सब भाई क्या कह रहा है समझो। ये कह रहा है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। मतलब जब हम केमिकल रिएक्शन को उसके फार्मूला और सिंबल के रूप में जब रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन। देखो कैसे बनता है। मैंने अभी क्या बताया था कि हाइड्रोजन, क्या बताया था? हाइड्रोजन को ले ले बेटा और रिएक्ट करा दे किसके साथ? हाइड्रोजन को रिएक्ट करा दो ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना देगा? वो बना देगा तुम्हारा जल। जल ही जीवन है। फ्रॉम टू फॉर्म जल मीन्स वाटर। क्या बना देगा? वाटर बना देगा। अब देखो हमने क्या किया, ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन के सिंबल को लिख दिया। क्या होता है सिंबल? H2 प्लस, ऑक्सीजन क्या होता है? O2 हो गया। अब इनके बीच में हम लगा दिए एरो, दैट सो द केमिकल रिएक्शन आर हैपनिंग हियर। तो H2 प्लस O2 क्या बना दिया? H2O बना दिया। मीन्स क्या कि ये आपका जो है, ये आपका जो है, ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। और जब हमने इसी केमिकल रिएक्शन को इसके फॉर्मूला और सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये बन गया आपका क्या? ये बन गया आपका केमिकल इक्वेशन। क्या बन गया? केमिकल इक्वेशन। अब कहोगे कि सर जब केमिकल रिएक्शन से काम चल ही रहा था तो फिर केमिकल इक्वेशन को आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। समझो क्यों। क्यों कि ध्यान समझो। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। मतलब मैंने ये कहीं नहीं बताया कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं O2 के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो वो H2O के कितने एटम से कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बताई। लेकिन ये बात में पता अभी चल गया होगा कि जब हाइड्रोजन के दो एटम्स ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वाटर के। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? मतलब क्या हुआ, यहां से कितना प्रॉफिट है समझो। पहला प्रॉफिट क्या हुआ कि हमें केमिकल इक्वेशन से, केमिकल इक्वेशन से हमें ज्यादा एलोबरेशन मिलता है, मतलब हमें ज्यादा नॉलेज मिलता है। दूसरा चीज कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वह क्या करता है, तो वह हमारे टाइम को सेव करता है, वह इंफॉर्मेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा वो पेन पेंसिल स्पेस बहुत सब कुछ बताता है।
ये मतलब एक तुम एक शब्द में कैसा कह सकते हो कि केमिकल इक्वेशन इज मोर इंफॉर्मेटिव देन केमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी यूज केमिकल रिएक्शन इंस्टेड ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में कि नहीं आया? आई। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? योर चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर मैंने क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर दो केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेगा, नया केमिकल बनाएगा, प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और जब हम उसी को उसके फॉर्मूला और सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा बच्चों केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है? हम केमिकल इक्वेशन क्यों लिखेंगे? क्योंकि केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। किससे? केमिकल रिएक्शन से। और आएगी बात समझ में कि नहीं आया? ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो कोई बात नहीं। तो अभी आज का क्लास हमारा खत्म होता है एक अच्छे से कोटेशन के साथ कि नींद कैसे आएगी मेरे दोस्त? अभी तो सारे सपने अधूरे हैं, है या नहीं है? तो सोना नहीं है, इस लेक्चर को पढ़ना है, देखना है। कोई न कोई फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करना है। मैं एक एक चीज को देखूंगा, मैं एक एक चीज को डील करूंगा। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह तुम्हारा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, और तुम्हारा होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये सब चीजों को हम डील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ज्यादा खा लोगे पच नहीं पाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। इसीलिए अभी जितना बताया उसको डाइजेस्ट कर जाओ, पचा जाओ। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दबा के एकदम मेहनत करो।